बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों एज यू नो बच्चों वी आर डिस्कसिंग अबाउट, हम लोग डिस्कशन किसके बारे में कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्लियर? अकॉर्डिंग टू बच्चों हमारा जो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एंड मैंने आपको प्रीवियस 2 क्लास में व्हाट इज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड सेकेंड थिंग बच्चों उसका फीचर्स एंड द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इसको कंप्लीट किया है। टुडे बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द डिफरेंसेस बिटवीन आपका सेल एंड बच्चों बेलमेंट। आज का जो टॉपिक है बच्चों दैट इज सेल एंड बेलमेंट। क्लियर बच्चों? सो माय डियर स्टूडेंट्स बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? सभी को मालूम है, फिर से एक बार बताता हूं बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और बच्चों एग्री और प्रोमिसेस टू ट्रांसफर बच्चों द प्रॉपर्टी इन गुड्स, नॉट द गुड्स ओनली, द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए बच्चों प्राइस, दैट इज नोन एज जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर, प्रॉमिस टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर। बच्चों इट कैन बी बच्चों एब्सोल्यूट, इट कैन बी कंडीशनल, whereby the seller agrees to transfer the property in goods to the buyer बच्चों immediately, that is known as बच्चों absolute and nothing left with the बच्चों seller, and whereby the seller agree to transfer the property in goods to the buyer बच्चों only after the fulfillment of certain condition, that is known as एक आपका होता है conditional। And by keeping into account बच्चों absolute and conditional sale we can again classify them बच्चों as जो हमारे बुक में लिखा है बच्चों that is sale and agreement to sell। So what is sale? Sale refers to contract of sale is a contract whereby the seller transfer the property in goods, transfer the ownership of the goods immediately to the buyer बच्चों and nothing left with the seller। seller के पास कुछ रहता नहीं है। Clear? And agreement to sell is a contract बच्चों whereby the seller agree to transfer the property या ownership of the goods to the buyer but only subject to fulfillment of certain condition or only after the fulfillment of certain condition। Clear? It was previously contained in the chapter 7 of the आपका introduction part में of the Indian Contract Act 1872, but the provision of बच्चों chapter 7 was not found to be satisfactory। chapter 7 में बच्चों जो provisions थे वो satisfactory नहीं हुए। that is why बच्चों the present law relating to sale of goods act and basically it deals with बच्चों movable। sale के अंदर movable भी होता है, immovable भी होता है, पर इस एक्ट में बच्चों movable goods के बारे में बोला जा रहा है। the present law relating to sale of goods act और movable goods बच्चों आपका अगेन डेवलप हुआ ऑन 1 जुलाई 1930 अंडर द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्लियर? इट कंटेन्स, इसके अंदर है बच्चों 66 सेक्शंस विच इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट बच्चों जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? एंड इसके अंदर आपको 2 चीज हम पढ़ रहे हैं, एक सेल एंड एक एग्रीमेंट टू सेल। सेल जहां पे कंप्लीट हो जाता है, नथिंग लेफ्ट विद द सेलर एज वेल एज बायर, दैट मींस कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इफ वी classify it on the basis of performance, it is an executed contract because nothing left to be done from both of the side or either one of the side, कुछ भी किसी साइड से नहीं करना बाकी है। and agreement to sell is known as बच्चों आपका executory contract because here some future act is still left to be done from one of the side and only after the fulfillment of that particular condition या only after the lapse of time, expiry of the time, lapse of the time we can say in case of no prescribed time, no particular time is given, in that case we can say lapse of the time or expiry of the time, in that case बच्चों also ownership is transferred from seller to buyer। so this is all about the आपका meaning, okay? and previous class में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। नाउ टुडेज टॉपिक बच्चों ज़्यादा डिस्कशन नहीं करा प्रीवियस क्लास के बारे में। टुडेज टॉपिक बच्चों द डिफरेंस बिटवीन
आपका सेल एंड बेलमेंट. नाउ वी डिस्टिंग्विश द बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. द बेलमेंट विच इज आवर बच्चों लास्ट चैप्टर है, जो हमने लास्ट क्लास में बेलमेंट पढ़ा था, उसके बारे में बच्चों हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं. क्लियर बच्चों? सो नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों, आप मीनिंग लिख सकते हो, एक्ट लिख सकते हो. यहां मैंने आपको जो नोट्स दे रहा हूं उसमें मैंने ये सब नहीं लिखा है. यू कैन एक्ट लिख सकते हो या सेक्शन लिख सकते हो, वो सेक्शन 148 में था, ये सेक्शन 4 में है. तो फर्स्ट पॉइंट आप खुद लिख लो अपने नोट्स में, याद रखो कि एक्ट यू कैन डिस्टिंग्विश द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्ट. ओके, यू कैन ऑल्सो गिव अनदर डिस्टिंक्शन. बच्चों जो अपने मन से बोल रहा हूं, एक्ट सेक्शन 148 एंड सेक्शन 4 हुआ, वो 1872 था, ये 1930 है. And another point you can write बच्चों parties. Here the parties are बच्चों बेलर बेली थे, यहाँ पे आपका बोला जाए तो सेलर एंड बायर है. यहाँ पे पार्टी को सेलर एंड बायर के नाम से बुलाया जाता है, यहाँ पे पार्टीज को बेलर एंड बेली के नाम से बुलाया जाता है. सो दिस इज द 2 पॉइंट्स बच्चों जो मैंने आपको बुक्स से अलग बताया, तो इसको आप याद रखो. नाउ कम टू द बच्चों, so far as our law is concerned about the distinguish between the contract of sale, not completely sale and agreement to selling, only the part बच्चों, one part sale and bailment में बच्चों डिफरेंस क्या है. सो बच्चों फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूं आपको, दैट फर्स्ट पॉइंट आपका है बच्चों ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप. द फर्स्ट पॉइंट बच्चों ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप. मेरी बात समझे तो व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप? इन केस ऑफ सेल, ऑनरशिप इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर along with the goods. क्लियर? इन केस ऑफ बेलमेंट, या ओनली भी लिखने की वहां जरूरत नहीं है, ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर. इन केस ऑफ बेलमेंट ओनली द गुड्स आर ट्रांसफर्ड बट नॉट द ऑनरशिप इज ट्रांसफर. अभी नहीं कि बाद में भी नहीं ट्रांसफर होगा. सो इट विल बी योर बच्चों थर्ड पॉइंट हो सकता है, पर यहाँ पे वो फर्स्ट लिखा है. यू कैन राइट फर्स्ट पॉइंट बच्चों एक्ट सेक्शन के हिसाब से, सेकेंड पॉइंट पार्टी, थर्ड पॉइंट बच्चों ट्रांसफर ऑनरशिप. इन केस ऑफ सेल बच्चों द गुड्स, द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड, द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स इज बच्चों ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर. In case of bailment बच्चों there can be no transfer of ownership or transfer of property from bailor to bailey along with the goods. Clear? The second point, next point मतलब आपके यहाँ पे सेकेंड पर आपके हिसाब से बच्चों फोर्थ नंबर पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इन केस ऑफ सेल बच्चों द पोजेशन ऑफ द गुड्स. पोजेशन मतलब बच्चों ये सामान मेरे हाथ में है एंड अभी आपके हाथ में चला जाए, कोई भी सामान बच्चों ये मेरे हाथ में या आपके हाथ में चला जाए तो पोजीशन चला गया, इस हाथ से इस हाथ, पोजीशन यहाँ हो गया, यहाँ हो गया तो यहाँ पोजीशन हो गया. सो इन केस ऑफ सेल बच्चों पोजीशन ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बच्चों सेलर टू बायर. ओके, पोजीशन ट्रांसफर होता है. बट इन केस ऑफ बच्चों बेलमेंट द पोजीशन ऑफ गुड्स इज ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम बच्चों बेलर टू बेली, but for some purpose that may be safe custody, repair, renewals, for some purpose, and once the purpose over होने के बाद goods return हो जाता है. So it will be the next point that will distinguish बच्चों करेगा, that distinguishes the sale and the bailment. आपका सेक्शन एक्ट गया, पार्टीज गया, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ आपका हुआ बच्चों पोजीशन. Now the next point बच्चों consideration, the very important point, entrance में आएगा consideration. In case of sale, the seller transfer the goods with property, सब ट्रांसफर करता है बच्चों to the buyer in return of बच्चों money, price. मुझे आपको सामान बेच के मुझे उसके बदले में बच्चों प्राइस मिलेगा. क्लियर? Whereas बच्चों इन केस ऑफ, अगर आप देखा जाए इन केस ऑफ बेलमेंट, कंसिडरेशन फॉर द बच्चों बेलर
is the return of goods. I transfer my goods to you for some purpose upon a contract that is made between us, and once that purpose is over, once you have performed your part of the duty in respect of the goods I bail to you, now it is your duty, after taking the reasonable charges, required charges that you have incurred for my goods, that you have incurred for the proper care of my goods, now it is your duty to return my goods. So in case of seller, in a contract of sale, बच्चों consideration is the price. If I sell goods to you, बच्चों, in return you must pay me money और promise to pay, अभी दोगे या बाद में दोगे, क्लियर बच्चों. बट बच्चों in case of bailment, द कंसिडरेशन इज द बच्चों रिटर्न ऑफ गुड्स. मैंने जो गुड्स दिया है आप मुझे वही गुड्स रिटर्न करोगे, मैं आपसे पैसा नहीं चाहता. तो दैट इज वाई तो बोला जाता है यहाँ पे गुड्स ट्रांसफर होता है फॉर सम पर्पस के लिए बेलमेंट में. सेल में मैंने आपको गुड्स दिया, आपको गुड्स ट्रांसफर किया, आपका पर्पस ओवर हो गया, सॉरी आपको मैंने गुड्स ट्रांसफर किया सेल में बच्चों, तो आपने सामान खरीदा तो आप उसके रिटर्न में मुझे पैसा दोगे. पर बेलमेंट में बच्चों मैंने आपको गुड्स दिया, उसके बदले आप मुझे पैसा नहीं दोगे, आपको मैं दूंगा. पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों कंसिडरेशन इज द प्राइस इन ए सेल एंड कंसिडरेशन इज द बच्चों रिटर्न ऑफ गुड्स इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. दैट्स द पॉइंट दैट विल डिस्टिंग्विश बच्चों सेल एंड बेलमेंट. सो द बच्चों 5 पॉइंट्स हुए. आपका सेक्शन एक्ट में गया, पार्टीज में गया, देन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, एंड अभी मैंने आपको बताया बच्चों कंसिडरेशन. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों रिटर्न ऑफ गुड्स. ये तो सभी को मालूम होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी दुकान पे सामान खरीदने गए हैं तो उसे अगर वो बिल देता है तो बिल के नीचे लिखा होता है बच्चों गुड्स वंस सोल्ड कैन नॉट बी रिटर्न और एक्सचेंज्ड. एक बार गुड्स बिकने के बाद वो रिटर्न या एक्सचेंज नहीं होगा. सो बच्चों दैट्स द पॉइंट. इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गुड्स वंस सोल्ड कैन नॉट बी बच्चों रिटर्न नहीं होता. कैसे रिटर्न होगा? हाँ, अगर डिफेक्टिव है, खराब चीज लेगी, मैंने पैकेज करके दिया है तो वो रिटर्न ले लूंगा. अदरवाइज बच्चों तुम खराब करोगे, तुम उसको ब्रेकेज करोगे तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं. So in a contract of sale बच्चों goods once sold cannot be returned, but in a bailment बच्चों the bailee must return and also बच्चों bailer take back the goods returned by the bailee. सेलर तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बच्चों गुड्स रिटर्न लेगा ही नहीं और बेली रिटर्न भी नहीं कर पाएगा. बट एज फar एज द टर्म बेलमेंट इज कंसर्न्ड बच्चों आप गुड्स रिटर्न करोगे एंड मुझे गुड्स रिटर्न लेना पड़ेगा. दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. सो रिटर्न ऑफ गुड्स बच्चों इज नॉट पॉसिबल इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ये मत लिखना इज नॉट पॉसिबल, बस समझ गए. तो हियर गुड्स वंस सोल्ड कैन नॉट बी रिटर्न बैक बाय द सेलर to the seller by the बच्चों buyer. And in case of bailment, the bailee must return goods to the बच्चों bailor. And bailor also बच्चों उसका भी ड्यूटी है liable to return back the goods, take back the goods, return नहीं take back the goods, अपना goods ले लेगा, return by the bailee after paying him the necessary charges, जो भी उसका होगा necessary बच्चों remuneration, कंपेंसेशन भी होगा. अगर बेली को मेरा गुड्स देके अगर बेली का नुकसान होता है मेरी वजह से, तो मैंने बोला था बेली का राइट ऑफ रेम्यूनरेशन भी है, राइट ऑफ कंपेंसेशन भी है, बताया था. सो इसी के साथ बच्चों हमारे 6 पॉइंट खत्म हुए. फर्स्ट पॉइंट आपका एक्ट, सेकंड पॉइंट इज बच्चों पार्टी, राइट ऑफ ऑनरशिप, सॉरी ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ बच्चों पोजीशन, उसके बाद बच्चों आपको बताया मैंने कंसिडरेशन, एंड नाउ अभी लास्ट पॉइंट बताया बच्चों रिटर्न ऑफ गुड्स. सिमिलर पॉइंट है सभी. तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों राइट ऑफ रीसेल. राइट ऑफ बच्चों रीसेल. तो राइट ऑफ रीसेल कहाँ है कहाँ नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है. इन केस ऑफ बच्चों सेल the buyer is the owner. Once you buy the goods, once you purchase the goods, you become the owner.
नाउ यू हैव कंप्लीट राइट उस गुड्स को लेके आप यूज करो, कंज्यूम करो, किसी और को बेचो, फेंक दो, दान में दे दो, दैट डिपेंड्स ऑन यू. सो इन ए सेल बच्चों द बायर हैज द राइट बच्चों टू रीसेल द गुड्स, किसी को बेचे, फ्री में बेचे, उसकी मर्जी. बट इन केस ऑफ बच्चों बेलमेंट द बेली हैज नो राइट टू डिस्पोज द गुड्स, टू सेल द गुड्स टू एनी पर्सन. बच्चों नहीं बेच सकता. हाँ, अगर बेलर बोले, हमने पढ़ाया था, अगर बेलर बोलता है तो वो रिटर्न करे या किसी को बेच सकता है, अगर बेलर बोले. बट बच्चों इन केस ऑफ सेल बायर हैज द राइट टू रीसेल द गुड्स एंड इन केस ऑफ बेलमेंट बच्चों द बेली के पास कोई भी राइट नहीं है टू रीसेल द गुड्स. क्लियर? सो इसके साथ हमारे 7 पॉइंट्स हुए. एंड द लास्ट पॉइंट दैट कैन डिस्टिंग्विश बच्चों सेल फ्रॉम द बच्चों व्हिच इज बेलमेंट, दैट इज बच्चों मूवेबल गुड्स. So far as our बच्चों definition of the contract of sale is concerned, that the law relating to sale of goods act or बच्चों movable goods act is contained in the sale of goods act बच्चों 1930 ये लिखा है. बट बच्चों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो. सेल में हमारे यहाँ पे बच्चों सेल, मैंने इसको देखा है लॉ में ऐसे ही एग्जैक्टली लिखा है बुक में, 2-3 बुक में. बट बच्चों ध्यान से अगर सुनोगे, सेल का मतलब बस मूवेबल गुड्स नहीं होता, इसमें इमूवेबल भी होता है. पर हमारे यहाँ पे अभी फिलहाल हम मूवेबल गुड्स के ऊपर पढ़ रहे हैं. सो द टर्म बच्चों सेल बच्चों इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल गुड्स हो सकता है. बट बच्चों बेलमेंट इज प्योरली बच्चों is purely concerned with बच्चों only movable goods and that too बच्चों for some purpose from beller to belly. So बच्चों समझ में आया? Contract of sale can be dealt with movable goods और बच्चों immovable goods, but बच्चों agreement आपका bailment is only dealt with बच्चों movable goods, because the term bailment is a French word that means to deliver. The term bailment का मतलब ही बच्चों deliver होता है. समझ में आया? Clear? So this is all about the बच्चों differences between sale and बच्चों bailment. सेल एंड बेलमेंट के अंदर ये सब डिफरेंस है. फर्स्ट आपका सेक्शन के आधार पे हुआ, सेकंड आपका सेक्शन में आपका ये हुआ 148 बेलमेंट एंड आपका सेल हुआ बच्चों सेक्शन 4. पार्टीज बच्चों बेलमेंट में द पार्टीज आर बेलर एंड बेली एंड आपका बच्चों सेल में पार्टीज हुए बच्चों सेलर एंड बायर. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आपका बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बच्चों ओनरशिप डेफिनेटली ट्रांसफर होता है. ट्रांसफर ऑफ पोजीशन बेलमेंट में पोजीशन ट्रांसफर होता है फॉर सम पर्पस के लिए एंड यहाँ पे बच्चों भी पोजीशन ट्रांसफर होता है एंड पोजीशन के साथ ओनरशिप भी चला जाता है. ये 2 पॉइंट को 2 बार लिखा है, एक ही पॉइंट घुमा के. बच्चों कंसीडरेशन बेलमेंट में बेलर जो ट्रांसफर करता है गुड्स, उसके बदले बच्चों गुड्स फिर से लेता है, वही सेम गुड्स ओरिजिनल कंडीशन में हो या थोड़ा चेंज कंडीशन में हो. बेसिकली चेंज कंडीशन में लेगा थोड़ा सा. एंड बच्चों आपका सेल में सेलर कंसीडरेशन लेगा इन द फॉर्म ऑफ बच्चों प्राइस. रिटर्न ऑफ गुड्स बेलमेंट में गुड्स रिटर्न होगा ही होगा एंड सेल में बच्चों गुड्स रिटर्न नहीं होगा. राइट ऑफ रीसेल बच्चों बेलमेंट में बेली के पास किसी प्रकार की राइट नहीं है कि वो अपनी मर्जी से गुड्स किसी को बेच दे, बिकॉज रियल ओनरशिप तो बच्चों बेलर के पास है, वो ओनर नहीं है. सो बेली कैनॉट रीसेल द गुड्स. बट सेलर बच्चों इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बायर तो ओनर है, तो बायर की मर्जी वो किसी को भी गुड्स बेचे चाहे दान में जाए तो वो कुछ भी करे. देन बच्चों मूवेबल गुड्स बेलमेंट, तो टर्म बेलमेंट ही बच्चों ये आपका रेफर्स करता है मूवेबल गुड्स के साथ. सो बच्चों आपका बेलमेंट जो है वहाँ पे ओनली बच्चों मूवेबल गुड्स को लिया जाता है
एंड बच्चों आपका सेल, सो फार एज आवर एक्ट इज कंसर्न, बच्चों वहां बोला जा रहा है कि सेल हम यहाँ जो पढ़ रहे दैट ओनली रिलेटेड टू मूवेबल गुड्स, एंड ये फीचर्स में भी था मूवेबल गुड्स ओनली, यहाँ पे इसमें मनी नहीं आएगा, डेप्ट नहीं आएगा, आपको बताया था मैंने। पर बच्चों सेल में आपका मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल गुड्स दोनों आ सकता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द बच्चों डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड बच्चों बेलमेंट। क्लियर? सभी को समझ में आया? क्लियर? एनी डाउट किसी को बच्चों तो मुझे पूछना, मुझे मैसेज कर सकते हो ग्रुप में। अभी क्लास ओवर होने के बाद सर इस पॉइंट पे नहीं समझ पाए, सो आई विल डिस्कस विथ यू बच्चों दैट पॉइंट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों? नाउ बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसे ही बच्चों डिफरेंस बिटवीन बच्चों सेल एंड हायर परचेज। हायर परचेज बच्चों अनदर न्यू टर्म आपके पास है, हायर परचेज, जो आप नहीं पढ़े पर आप जानते हो इसके बारे में, मैंने बताया है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन बच्चों आपका सेल एंड हायर परचेज का मैं डिफरेंस बोलने से पहले बच्चों आपको व्हाट इज हायर परचेज बोलना चाहता हूं। सभी समझे? आपको डिफरेंस बोलने से पहले मैं व्हाट इज हायर परचेज के बारे में बताना चाहता हूं। तो बच्चों आपका हायर परचेज क्या है बच्चों? बच्चों हायर परचेज एक प्रकार का बच्चों एग्रीमेंट है सेल का, वेयर बाय बच्चों गुड्स हायर सेलर हायर बायर को बेचता है। बच्चों ध्यान से सुने, हायर परचेज या हायर बच्चों सेल एक ही बात में बोला जाता है। तो हायर परचेज एग्रीमेंट बच्चों एक प्रकार का एग्रीमेंट है जहां पर बच्चों आपका सेलर बायर को बच्चों गुड सेल करता है ऑन ए कंडीशन दैट द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स, आपको गुड्स का ऑनरशिप मिलेगा बच्चों ओनली आफ्टर बच्चों पेइंग द लास्ट इंस्टॉलमेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों। बच्चों सो हायर परचेज इज एन एग्रीमेंट, जैसे बच्चों इंस्टॉलमेंट में सामान खरीदना, फाइनेंस में मैंने एक बाइक खरीदी, कार खरीदी फाइनेंस में, तो हम मंथली उसको पेमेंट देंगे। तो कंपनी हमको बाइक की ऑनरशिप या कार की ऑनरशिप तभी देगी जिस दिन हम लास्ट ईएमआई, समझ में बच्चों, लास्ट इंस्टॉलमेंट हम जिस दिन पेड करेंगे, लास्ट किस्ती हमारा लास्ट पेमेंट जिस दिन होगा उस दिन कंपनी हमको बच्चों ऑनरशिप ट्रांसफर करेगी। दैट इज नॉन एज बच्चों हायर परचेज एग्रीमेंट। क्लियर? सो हायर परचेज इज एन एग्रीमेंट, इज अ टाइप ऑफ सेल इन विच बच्चों हायर सेलर सेल्स द गुड्स टू द हायर बायर on a condition बच्चों whereby goods is immediately transferred, but ownership of the goods बच्चों is transferred only after paying the last installment। क्लियर? तो आपको मीनिंग बता दिया। नाउ हमारा टॉपिक है बच्चों और जानने की जरूरत नहीं, यहाँ जो बेचता है हायर सेलर, जो खरीदता है हायर बायर, ये दोनों का एग्रीमेंट होता है। ये अकाउंटिंग भी है बच्चों, हायर परचेज अकाउंटिंग ऑफ बच्चों हायर परचेज सिस्टम, ये अकाउंटिंग भी है। जैसे पार्टनरशिप पढ़ते थे, नॉन ट्रेडिंग बच्चों, पूरा इसका एक एक्सक्लूसिव है अकाउंटिंग, ये स्पेशलाइज अकाउंटिंग में भी पढ़ा जाता है, तुम्हारा नहीं है शायद, पर ये अकाउंटिंग में है। बहुत सारे उसमें आपका ट्रीटमेंट पढ़ोगे, कैसे गुड ट्रांसफर करेगा, क्या रिटर्न करेगा, जो भी उनकी कंडीशन है सब कुछ। सो नाउ बच्चों फर्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्टिंग्विश करवाएगा सेल को आपके हायर परचेज से, वो हुआ बच्चों आपका एक्ट। बच्चों सेल इज गवर्न अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट बच्चों 1930। आपका सेल बच्चों गवर्न होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट बच्चों 1930 में। एंड बच्चों आपका हायर परचेज इज आपका गवर्न होता है बच्चों आपका हायर परचेज एक्ट बच्चों 1972।
1872 नहीं बच्चों, 1972. सो बच्चों सेल इज गवर्न अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. यहाँ सेक्शन तो नहीं अभी देखने से मिलेगा, पर सेक्शन नहीं लिखा, बस सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपका 1930 था. एंड बच्चों हायर परचेज इज गवर्न अंडर दी आपका बच्चों हायर परचेज एक्ट 1972. क्लियर. देन द सेकेंड पॉइंट आप बोल सकते हो यहाँ पे बच्चों पार्टीज लिख सकते हो. इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर आर टू पार्टीज सच एज सेलर एंड बायर. इन ए हायर परचेज एग्रीमेंट में बच्चों देयर आर ऑल्सो टू पार्टी बच्चों, हायर सेलर हायर बायर, HIRE हायर. ओके. देन बच्चों थर्ड पॉइंट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नेचर जिसे परफॉर्मेंस में था. ए सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. Once the seller sells the goods to the buyer, nothing left to be done from the buyer side या from the seller side. So it is an executed contract. पर हायर परचेज में मैं गुड दे दूंगा आपको, पर आप मुझे इंस्टॉलमेंट देंगे, देते रहेंगे. So hire purchase is an executory contract. The actual बच्चों it is completed होगा only after बच्चों जब hire buyer जो पेमेंट देना होगा क्लियर करें. यहाँ पे पूरा और कोई कंडीशन नहीं, ओनली कंडीशन है पेमेंट, लास्ट किस्ती. हायर परचेज मतलब बच्चों किस्ती में खरीदना, इंस्टॉलमेंट में खरीदना, और कुछ नहीं. क्लियर. नो अदर एग्रीमेंट टू सेल में और कोई कंडीशन नहीं, ओनली बच्चों इंस्टॉलमेंट में खरीदना. सो हुआ तो आपका एक्ट हुआ, पार्टीज हुआ, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड हुआ, आपका सेल एंड आपका हायर परचेज हुआ बच्चों एग्जीक्यूटरी. क्लियर. देन नेक्स्ट पॉइंट बच्चों टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. बच्चों द बायर इन केस ऑफ सेल कैनॉट, जो तो लिखा है आपका लॉ में मुझे वही बताना पड़ेगा, पर आप उसको याद रखना है समझ के. द बायर कैनॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ सेल, बिकॉज बच्चों आपने सामान खरीदा मतलब यू आर बाउंड टू पे फॉर द प्राइस. बट इन केस ऑफ हायर परचेज द बायर के पास लिबर्टी है, अगर बायर नहीं दे पाया पेमेंट, वो तो पहले से ही तो उधार उसको देना चाहिए, उसको लायबल है, पर अगर नहीं दे पाता तो वहां पे बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, उसका गुड्स ले जाएगा, सेलर ले जाएगा. अब क्या करेगा, वो नहीं दे सकता तो. पर आप सेल में सामान खरीदे हो, आप ले चुके, तो आप मुझे अभी आप ओनर्स हो सेल में, तो आपको तरफ से आपकी तरफ से मुझे सिर्फ क्या चाहिए, पैसा ही चाहिए, क्योंकि आप ओनर हो. पर आपका बच्चों हायर परचेज में अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो आप नहीं दे सकते, तो मुझे गुड्स लेना पड़ेगा, वो जिस भी कंडीशन में हो. तब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बच्चों रिस्क. बच्चों आपका सेल इन केस ऑफ सेल में, तो ये डिफरेंस हम पहले ही पढ़े थे, वहाँ थोड़ा अलग था, यहाँ थोड़ा सा अलग आएगा. आप अभी पॉइंट पढ़ने के बाद देख लेना, वो उस पॉइंट से था, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से है. इन केस ऑफ सेल में बच्चों सेलर टेक्स ए रिस्क. वहाँ लिखा था बायर रिस्क लेता है, बायर खरीद लेता है, अगर टूटेगा खराब होगा तो बायर रिस्पॉन्सिबल होगा. तो यहाँ बोलते हैं बच्चों इन केस ऑफ सेल द सेलर टेक द रिस्क ऑफ लॉस. मतलब लॉस मतलब अगर तुम लोग सामान ले लेते हो और मुझे फायदा नहीं होता, कम रेट में होता है, कम पैसा मिलता है, अभी सपोज लॉकडाउन चल रहा है, लोग सामान नहीं खरीद रहे, तो कम पैसे में बेचना पड़ा, तो सेलर को रिस्क में हुआ, लॉस हुआ, माने रिस्क ऑफ लॉस. वहां बोले थे अगर डैमेज वगैरह होता तो बायर लेगा, तो यहाँ पे लॉस का रिस्क बच्चों सेलर को लेना पड़ेगा. एंड बच्चों इन केस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट हायर सेलर इज नॉट एट एनी रिस्क, कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे. अगर सपोज बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, पेमेंट नहीं करता, तो मैं जाऊंगा अपना सामान ले आऊंगा. ओके. पर सेल में क्या होगा, मैंने तो सामान बेच दिया, अगर पेमेंट नहीं करते तो क्या करूं, गुड्स ले नहीं सकता, मुझे डिविडेंड लेना पड़ेगा. कोर्ट इंसॉल्वेंट हो गए कब मुझे पेमेंट मिलेगा. पर हायर परचेज में इंसॉल्वेंट अगर आप हो भी गए नहीं भी हुए तो मैं आपका सामान छीन लूंगा. सो रिस्क नहीं है यहाँ पे. एक्ट हुआ, पार्टीज हुआ, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ बच्चों, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिस्क हुआ. एक्ट हुआ, पार्टीज हुआ, आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी. टर्मिनेशन में बच्चों बायर टर्मिनेट नहीं कर सकता, एंड यहाँ पे बच्चों सेलर के पास बायर के पास लिबर्टी है हायर परचेज में. उसके बाद बच्चों बोला रिस्क ऑफ लॉस. सेल में बच्चों सेलर के पास रिस्क है, किंतु हायर परचेज एग्रीमेंट में हायर सेलर के पास रिस्क नहीं है. देन अनदर पॉइंट बच्चों इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी. आपका सेल में बच्चों कंडीशन वारंटी होता है.
सामान पे कंडीशन वारंटी होता है, ये होगा तो हम कंपनी रिपेयर करेगी, रिप्लेस करेगी, जो भी करेगी। सो ए सेल इज सब्जेक्ट टू सर्टेन बच्चों कंडीशन एंड वारंटी। और आप बोलोगे सर क्या फाइनेंस में खरीदने से क्या नहीं होता कंडीशन वारंटी? होता है। क्या फाइनेंस कंपनी देती है? मैं सपोज स्टेट बैंक हूँ, ये है शोरूम, आप बायर, आपने सामान यहाँ से खरीदा, मेरे थ्रू मैंने आपके लिए पैसा इसको दिया और आप मुझे किस्ती देंगे और ये गुड्स आपको देगी, पर मालिक मैं रहूँगा। और जिस दिन आप सारा पेमेंट मुझे कर देंगे, एक्चुअली ऑनरशिप मैं आपको दे दूंगा। यह है हायर परचेज। समझ में आया कि नहीं बच्चों? शोरूम वाले आपको फाइनेंस में नहीं देते। फाइनेंस के लिए बैंक होते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो शोरूम से आप फाइनेंस में नहीं लाते, आप बस कार वहां से लेते हो। फाइनेंस कंपनी अलग होती है जो फाइनेंस करके देती है। तो पॉइंट को समझो बच्चों। तो फाइनेंस कंपनी की आपको कंडीशन वारंटी देगी, आपका सामान खराब हो जाए तो वारंटी ये रहेगा, नहीं होगा। हाँ, शोरूम वाला देगा। तो ऐसे है, मतलब हमें डिस्टिंग्विश करना है। इन केस ऑफ सेल देयर इज अन इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी है, एंड इन केस ऑफ बच्चों हायर परचेज में देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी, कोई भी कंडीशन वारंटी नहीं है। क्लियर? देन बच्चों मोड्स ऑफ पेमेंट। मोड्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट कैसे होता है? इन केस ऑफ सेल बच्चों, इवन इफ द बायर मेक्स पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, बायर चाहेगा तो भाई सेल में भी मैं आपको 2-3 किस्तें भी दूंगा तो दे सकता है, ये डिपेंड करता है सेलर पे, यहाँ कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं है। बट हियर क्या होगा, द इनकम ऑफ द सेलर कम जाएगा। अगर तुम 1 लाख रुपए एक बार में दोगे और 3 बार में दोगे तो मुझे तो फायदा नहीं होगा ना। पर बच्चों इन केस ऑफ हायर परचेज में 1 लाख रुपए तो मुझे धीरे धीरे दोगे, पर 1 लाख तो दोगे नहीं, ज़्यादा ही दोगे, मैं तो इंटरेस्ट लूंगा। सो इंटरेस्ट इज द बच्चों इनकम। एक्चुअली ये पॉइंट गलत से लिखा, आप लिख सकते हो बच्चों इनकम। इन केस ऑफ सेल बच्चों, द इनकम ऑफ द सेलर ओनली द प्राइस ऑफ द गुड्स जो होगा, एंड इन केस ऑफ द बच्चों हायर परचेज, द इनकम ऑफ द हायर सेलर इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट उसको मिलेगा, तो ये भी लिख सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट बच्चों हम लोग लिख सकते हैं रीसेल। इन केस ऑफ सेल द बायर कैन रीसेल द गुड्स but seller cannot resell the goods. But in case of hire purchase, buyer cannot resell the goods, but the hire seller can return back the goods if you do not make the payment and can resell the goods. तो as per as मैंने on the basis of the situation आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है। तो पहला पॉइंट आपका एक्ट हुआ, सेकेंड पॉइंट आपका बच्चों पार्टीज हुआ, थर्ड पॉइंट बच्चों नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद बच्चों रिस्क ऑफ लॉस यू कैन राइट, देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी। सेल में यहाँ पे कोई कंडीशन वारंटी नहीं है। मोड्स ऑफ पेमेंट अगर यहाँ पे लिखा है, अगर तुम इंस्टॉलमेंट में चाहो दे सकते हो सेल में, पर उससे मुझे कोई फायदा नहीं होता, इनफैक्ट नुकसान होता है। जो पैसा एक बार में मिला तो 3 बार में 4 बार में मिलेगा, पर हायर परचेज में तो आप इंस्टॉलमेंट में ही दोगे। मोड्स ऑफ पेमेंट इज ओनली द इंस्टॉलमेंट, ये लिखा है ऐसे बच्चों, इसलिए मोड्स ऑफ पेमेंट हियर द बायर कैन मेक द पेमेंट एट ए टाइम और if seller agree then in installment, but in case of hire purchase the buyer must make the payment through various installment, ये guaranteed, यहाँ पे एक बार में पेमेंट नहीं होगा। in case of sale buyer must make the payment at a time or if the seller agree then installment हो सकता है, पर वो हायर परचेज हायर सेलर में नहीं जाएगा। बट बच्चों इन केस ऑफ एग्रीमेंट आपका हायर परचेज पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू वेरियस इंस्टॉलमेंट। Okay. The last point resale. In case of बच्चों sale, the buyer can resell the goods, and in case of बच्चों hire purchase agreement, the buyer cannot resell the goods बच्चों, क्योंकि वो ओनर नहीं है। ऐसे हम तुम बोलोगे सर हमारे घर के पास ऐसा हुआ है, हमारे दोस्तों में ऐसा हुआ है, हो जाता है हमारे बीच में, भैया तू ले जा और किस्ती तू दे दे, रिटर्न कर दे, और जब किस्ती रिटर्न हो जाएगा मैं तो, पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। लोग दोस्तों में खरीदते, भैया तेरी बैग दे दे और सारी किस्ती मैं दे दूंगा, तो ऐसा हो जाता है। पर बच्चों वो एक्चुअली परफेक्ट नहीं है, वो हमारे अंदर कितना कम्युनिकेशन एंड क्लोज रिलेशनशिप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज ऑल अबाउट आपका बच्चों सेल एंड आपका हायर परचेज एग्रीमेंट का डिफरेंस। क्लियर बच्चों? होप सभी को समझ में आया।
हमने 2 आज टॉपिक पढ़े, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। और भी कुछ पॉइंट्स हैं हम लिख सकते हैं इसमें, पर आप इसको ध्यान से अभी पूरा अच्छे से पढ़ें और बाकी पॉइंट ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, आपका इन टैक्स लिख सकते हो बच्चों। सेल, अगर आप डायरेक्ट एक चीज़ खरीदते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है, पर अगर बच्चों आप अगर हायर परचेज एग्रीमेंट में खरीदते हो तो आपको सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ता। एक इंसान के पास जैसे बच्चों सब अगर हम 10 लाख की कार खरीदेंगे उस पर टैक्स अगर 12-13% होगा, तो अगर आपको 1,20,000 रुपये बच्चों टैक्स देना पड़ेगा। और लोग बच्चों इसीलिए इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट में अगर जितना पेमेंट देते हैं उसके ऊपर आपका टैक्स पड़ेगा ना। इंस्टॉलमेंट में खरीदने से हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो हम पेमेंट तो 1-2 लाख ही देंगे तो टैक्स बहुत कम होगा। टैक्स एक्चुअली होगा ही नहीं, सेल्स टैक्स नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान तो इंस्टॉलमेंट में खरीदे तो उसको वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो इन केस ऑफ सेल बच्चों देयर इज ए प्रोविजन ऑफ बच्चों सेल्स टैक्स, यू कैन राइट दिस ओनली। आपका सेल है मतलब वहाँ पे सेल्स टैक्स है। एंड बच्चों इन केस ऑफ आपका हायर परचेज देयर इज नो प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का कोई भी प्रोविजन नहीं है हायर परचेज में। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दी बच्चों आपका डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बच्चों हायर परचेज एग्रीमेंट। बिफोर दैट सेल एंड बेलमेंट, एंड लास्ट क्लास में पढ़ाया था सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब अगर आपको सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में प्रीवियस क्लास में कोई भी डाउट होगा तो आप इन दोनों को पढ़ने के बाद उन पॉइंट में कुछ भी चेंज करके यू कैन प्रेजेंट एंड मेक यूर डिस्टिंक्शन बच्चों इन पॉइंट के साथ अंदर कुछ थोड़ा चेंज करके इन योर ओन वे, नो प्रॉब्लम। क्लियर बच्चों? सो डिस्टिंक्शन इज बच्चों इज अंडरस्टैंडिंग कि इन विच पॉइंट ये उससे अलग है। दैट डजंट मीन कि हम डिस्टिंक्शन की वजह से बच्चों सब कुछ गलत कर देंगे। सो ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होता है। तो होप सभी स्टूडेंट को समझ में आया। मन दे के ध्यान दे के पढ़ो। ऐसा नहीं बच्चों सिर्फ मैं पढ़ाता रहूँगा और तुम लोग नहीं पढ़ोगे। जब क्लासेस खुलेगी पूछूंगा उस दिन तुम लोग कुछ नहीं बता पाओगे। रेगुलरली बच्चों हर एक क्वेश्चन को जैसे पढ़ते थे पहले प्रीवियस CHSE में वैसे ही पढ़ो, पूरा जोश के साथ, पूरा मेहनत के साथ, पूरा मोटिवेशन के साथ। अगर मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर रहा हूँ बच्चों हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक चीज़ को 5 बार 6 बार 10 बार बोल रहा हूँ, अगर नेक्स्ट क्लास में बोल रहा हूँ, तो इट इज़ योर ड्यूटी बच्चों कि आप उसको ध्यान से पूरा सुने, समझे, प्रैक्टिस करें, याद करें एंड बच्चों अपने आप को इम्प्रूव करें। क्योंकि आपके पढ़ाई से मुझे जो मिलना है आपको मालूम है, बस आपको क्या मिलेगा वो आपको ध्यान रखना है। सो बच्चों ऑल दी बेस्ट, सभी अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। गॉड ब्लेस यू ऑल।